हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे। आज हम पीजीटी कॉमर्स के जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन था वो 2024 का, तो उसके 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 60 में से आप देखना आप कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। मैं इतना तो गारंटी दे सकती हूँ कि आप ये क्लास देखने के बाद में रिग्रेट नहीं करोगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाओगे। तो चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन की तरफ ये रहा कि अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। देखिए ऐसा क्या होता है जिसको हम ये बोलते हैं कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग की अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वो हमारा क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या होती है कि अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे रिकॉर्डिंग भी आएगा, क्लासीफाइंग भी आएगा, समराइजिंग भी आएगा, इंटरप्रिटेशन भी आएगा, ये सारी चीज़ें आती है अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो प्रिपेयर करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटेंसी क्या है, एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रॉडेस्ट टर्म कौन सी है, तो वो क्या हमारी अकाउंटेंसी है ना। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, बुक कीपिंग है। अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, हम थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं, प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं ना, कैसे कि अकाउंटिंग हम गवर्न करने के लिए अकाउंटिंग को उन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूल्यह्रास की डूबती निधि विधि में मूल्यह्रास की राशि क्या है। देखिए सिंकिंग फंड मेथड का अगर हम यूज़ करें डेप्रिसिएशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या करती है, सिंकिंग फंड मेथड में क्या करती है, इंक्रीज होती रहती है। मुझे नहीं पता इन्होंने इस क्वेश्चन को गलत क्यों करा है, इन्होंने कांस्टेंट क्यों बोला है, जबकि कांस्टेंट तो हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारी कांस्टेंट रहती है डेप्रिसिएशन की अमाउंट। जो सिंकिंग फंड मेथड होता है उसमें इंक्रीज करती रहती है हर साल, और जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसमें क्या होती है, डिक्रीज करती रहती है। फ्लक्चुएशन का कोई भी पॉइंट नहीं होता। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, लेकिन आंसर की में फर्स्ट है। 93 question, which chart is used to identify the changes or the trend that exist in a series of data। अगर कहीं पर भी सीरीज की बात करें तो वो किसकी बात कर रहा है, हमारा लाइन की बात कर रहा है, तो लाइन चार्ट हो जाएगा इसके अंदर। बाकी चार्ट्स क्या होते हैं, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में क्या होगा, पिक से ही आपको समझ में आएगा कि जहाँ पर हम पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, है ना। पिक्चर्स को यूज़ करना, सिंबल्स को यूज़ करना, सिंपली कंपैरिजन होता है ये। पाई चार्ट की अगर हम बात करें तो पाई चार्ट क्या है, प्रोपोर्शनल कंपोजिशन है, कोई चेंज या ट्रेंड को ये नहीं बताता। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ हमारा कंपैरिजन होता है कैटेगरीज के बीच में, अलग अलग कैटेगरीज के बीच में कंपैरिजन को बताता है हमारा बार ग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन बोथ बैलेंसेस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक में नॉट अराइज। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो पूरा अच्छे से पढ़ा करिए। नॉट अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कौन से रीजन की वजह से नहीं होता। टाइमिंग की वजह से होता है, हाँ जी होता है। एरर्स की वजह से होता है, हाँ जी होता है। ट्रांजेक्शन की वजह से होता है, हाँ जी होता है। लाइक डिसलाइक का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आपको पसंद है ना पसंद है। ये कैश बुक और बैंक बैलेंस में कब से आने लग गया, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का हमें बैलेंस क्रिएट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का ये टॉपिक तो आता ही आता है, कैश बुक का और पासबुक का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आते ही आते हैं इनसे। कभी कैश बुक से पूछ लेते हैं, कभी पासबुक से पूछ लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक तो आप मस्ट 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 है कि आप इसको पढ़ के ही जाओ, अच्छे से याद करके जाओ कि कौन सी स्टेटमेंट्स होती है उनको हमें ऐड ऑन करना होता है, कौन सी चीज़ों को हमें माइनस करना होता है। ठीक है, ऐड ऑन वैसे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा कि हमने ट्रांजेक्शन भूल गए हैं तो हमें ऐड करनी होती है, कोई एक्स्ट्रा हो गया तो वो माइनस करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें बैलेंस गिवन है तो हम बैलेंस क्या लेके चलेंगे, 2,40,000। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। चेक इशू हो गया लेकिन प्रेजेंट नहीं करा है तो प्रेजेंट कर देंगे भाई उसको, है ना, तो ये भी ऐड ऑन हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। बैंक में तो डिपॉजिट हो गया है, पैसे निकल गए हैं, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ है तो क्लियर करना पड़ेगा, इसके लिए उसको माइनस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेज जो है 300 बैंक चार्जेज है वो भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक्स अमाउंट टू 1250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड है तो हम उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। वैसे मैंने ये सेपरेट कर दिया है कि प्लस वाली एक साइड कर ली, माइनस वाली एक साइड कर ली। आप दोनों साथ में करना चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 5, ये 2, ये क्या हो जाएगा 1 6 एंड 1 7
437 एंड 2113, ये क्या हो जाएगा 90,300 हो जाएगा हमारा। तो इसमें से जब हम 90,300 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 05, 12 में से 3 गया 9, इधर क्या बचेगा 6, इधर 8, इधर 2,86,950। कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कैसे निकाला है। ये है वो स्टेप्स जो आपको ऐड ऑन करना है, और जो माइनस करना है वो ये वाले हैं। ठीक है, तो ऐड ऑन वाले में क्या होता है कि सबसे पहले हम बैलेंस लेके चलते हैं। ऐड क्या क्या करेंगे? चेक जो भी इशू करे वो, डायरेक्ट पेमेंट जो भी बिजनेस से करिए वो, एरर्स जो भी हमारे बैंक पासबुक में वो, और जो भी इंटरेस्ट है वो, ये सारी चीज़ों को हम ऐड ऑन कर देंगे। डिडक्ट क्या करेंगे? जो भी डिपॉजिट हमने कैश बुक में करा है लेकिन क्लियर नहीं हुआ अभी बैंक से, ठीक है, एनी बैंक एरर या फिर बैंक चार्जेस। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 96, द डिटेल्स पर्टेनिंग ऑफ अ कंपनी फॉर ईयर 2022, करंट रेशियो हमें गिवन है और लिक्विड रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है। देखिए इसका क्वेश्चन आता ही है कई बार कि आपको इन्वेंट्री पूछ लेगा, कभी आपको क्या है कि ये पूछ लेगा कि करंट रेशियो क्या है, कभी क्या है लिक्विड रेशियो क्या है ना। और बैंक ओवरड्राफ्ट और इन्होंने क्या बोला 0 है, तो हम इसके बारे में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर 0 है तो हमें क्या इन डिटेल्स को यूज करके करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना है। देखिए करंट लाइबिलिटीज दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। सबसे ईजिएस्ट अगर मैं बताऊं तो ये सबसे बेस्ट है और बहुत ही जल्दी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री इक्वल क्या होता है हमारा करंट रेशियो माइनस में लिक्विड रेशियो, इन दोनों को क्या हम करंट लाइबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हमें करंट रेशियो क्या गिवन है 2.5 अपॉन में 1, इसमें माइनस क्या कर देंगे 1.25 अपॉन में 1, है ना। इनटू में क्या हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज, और इन्वेंट्री हमारी कितनी है 21 लाख है ना। तो क्या निकल जाएगा 2.51, नीचे का बेस सेम है तो हम इसको हटा देते हैं, है ना। तो ऊपर क्या बचेगा 1.25 हो जाएगा। इनटू में क्या है करंट लाइबिलिटीज है, किसके इक्वल है हमारे 21 लाख के इक्वल है। तो इससे करंट लाइबिलिटीज कितनी निकल जाएगी 21 लाख डिवाइडेड बाय में 1.25 इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारा एग्जैक्ट आएगा 16,80,000। यकीन ना हो तो चाहे आप करके भी देख सकते हो, इसका यही आएगा। एक तो ये वाला तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये तरीका है कि हम क्या करें करंट एसेट्स को मान लें, करंट एसेट्स निकाल लें। करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे? करंट रेशियो जो भी है हमारा उसमें करंट लाइबिलिटीज को कर देंगे। अब ये तो आपको पता ही होगा ना, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू करंट रेशियो, यही होता है ना। तो मैंने क्या करा करंट एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको ले लिया, करंट लाइबिलिटीज को हमने एक्स मान लिया। तो करंट रेशियो हमारा क्या है 2.5:1 है ना, 2.5:1 है। तो क्या हो जाएगा 2.5x हो जाएगा। ऐसे ही लिक्विड एसेट्स मान लेंगे हम। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होगा, लिक्विड रेशियो का क्या होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। इसको हमने x मान लिया तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारे लिक्विड एसेट्स क्या निकल जाएंगे 1.25 हमारे लिक्विड एसेट्स हैं और इनटू में x होगा तो 1.25x हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इन्वेंट्री इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस में लिक्विड एसेट्स। इन्वेंट्री हमारी कितनी है 21 लाख है, ठीक है। इक्वल टू क्या है करंट एसेट्स हमारे कितने हैं 2.5x है, माइनस में क्या हो जाएगा 1.25x हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 21 लाख अपॉन में 1.25, है ना। इससे वही सेम आ जाएगा 16,80,000। आपकी मर्जी आप कौन सा चूज करना चाहते हो। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मुझे लग रहा है कि आप करंट एसेट्स निकाल रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपको जो सही लगे आप वो चूज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टिपिकली ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं, एसेट मानते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट ही चार्ज होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या मानते हैं एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी से क्या एग्जेम्प्ट नहीं होता। देखिए इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट नहीं होता है क्योंकि ये उसके एग्जम्पशन से वो मतलब कि ये एग्जेम्प्ट होता है, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, ये एग्जेम्प्ट होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी एग्जेम्प्ट होते हैं। इंटर स्टेट सेल्स जो होती है वो हमें क्या करते हैं आईजीएसटी पेमेंट करते हैं। इस पर एक चीज़ आपको बता दूं कि जीएसटी के कितने पार्ट्स होते हैं, सीजीएसटी होता है, एक यूटीजीएसटी होता है, एक क्या होता है स्टेट जीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, मैंने ये टी ऐसे लगा दिया, और एक होता है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है इंटर स्टेट के लिए होता है, ठीक है। इंटर स्टेट की बात करें ना, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी गुड्स है उसकी सर्विस जो है गोवा और केरला के बीच में हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। मतलब इंटर स्टेट कोई भी इंटर स्टेट के बीच में हो रहा है, यूटी और स्टेट के बीच में हो रहा है तो भी आईजीएसटी लगता है, ठीक है। ऐसे
तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट सेल जो होती है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, और सप्लाई ऑफ सोर्सेज की हमारी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, जीएसटी के लिए इफ़ यू वांट तो मैं क्या एक छोटी वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या होता है जीएसटी, कैसे पेमेंट होती है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ये क्या होता है, इसमें कौन सी चीज़ें क्या है हमारी एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, accounting for retirement benefits in the financial statement of employers come under विच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इनको तो ज़रूर पढ़ के जाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में आता है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, जिसमें हम बात करते हैं, या एम्प्लॉय बेनिफिट्स की जिसमें बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में हमारे क्या आते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ आती है ना, प्रोविजंस जो भी हैं वो आते हैं, कंटिजेंट एसेट्स आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। अगर 25 की मैं बात करूँ तो इसमें क्या आता है, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आती है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में हमारा गवर्नमेंट ग्रांट आता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जीजी, और बाकी और भी जो भी आप निमोनिक्स जो भी आप बनाना चाहें उससे आप इनको याद कर सकते हो। 100th क्वेश्चन क्या है कि द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इज 2,50,000, the useful life of the asset is 10 years and net residual value is estimated to be 50,000. Calculate the amount of depreciation is to be charged every year. हर साल डेप्रिसिएशन। देखिए, इसमें लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कैसा है कि जो भी हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है वो, उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो भी हमारी नेट रेजिडुअल वैल्यू रहती है वो, और अपॉन में हम क्या कर देंगे, हमारा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, कि जो भी लाइफ ऑफ एसेट्स है वो, तो हमारी हमें क्या क्या गिवन है, 2.5 लाख हमें गिवन है, क्या ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है ना, और एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, 50,000 है। जो रेजिडुअल वैल्यू जो भी है वो कितनी है, 50,000 है, और लाइफ कितनी है, 10,000 है, 10 ईयर्स है, तो कितनी हो जाएगी, 2 लाख बचेंगे ऊपर, है ना, अपॉन में 10 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 20,000, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं पे कुछ चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से वो चीज़ इम्प्रूव करूँ। कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप ज़रूर बताइएगा, बजाय कि स्किप करने के। ठीक है, अ कंपनी हैज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%, टोटल एसेट्स है 90 लाख के, और रिटर्न ऑन एसेट्स कितना है, 9%। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या हुआ, देखिए, रिटर्न ऑन एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है। रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, इनटू में क्या होता है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, रिटर्न ऑन एसेट्स गिवन है ना, कितना है, 9% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन गिवन है 5% है, तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 9% हो गया, इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन 5। इससे हम क्या निकालेंगे, हमारा रेशियो निकालेंगे, है ना, टर्नओवर रेशियो निकालेंगे टोटल एसेट, तो क्या हो जाएगा, 9/5, ये क्या निकल जाएगा, 5 1 5 एंड 5 8 40, तो 1.8 हमारे क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, बस थोड़े थोड़े कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनको आप याद कर लीजिए, कुछ चीज़ों को देख लीजिए, बाकी और ना तो इन PYQs वालों को तो देख ही लीजिए। और मुझे नहीं लगता आपको साथ में आप सॉल्व करें तो आपको याद नहीं होगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठ ही जाएंगी। ठीक है, डैश इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइजेज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या रिसीव होता है, प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, गेन होता है, रेवेन्यू होता है। देखिए, प्रॉफिट से रेवेन्यू ही होता है, गेन हम लगा सकते हैं हमारा नॉन ऑपरेटिंग से होता है, बाकी और जो रेवेन्यू हमें ऑपरेटिंग से होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो तो ऑल ओवर हो गया ना हमारा, ऑल ओवर चीज़ों से हो गया जो। क्वेश्चन नंबर 103, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज शॉन अंडर विच हेडिंग। कौन सी हेडिंग में हम शो करते हैं प्रपोज डिविडेंड को, फिक्सेस एसेट्स होता है जी, नहीं, फिक्सेस एसेट्स में क्या आते हैं, हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं, और भी चीज़ें आती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आती है, जो लंबी ईयर के लिए हो। प्रपोज डिविडेंड थोड़ा ना होता है, प्रपोज डिविडेंड तो कब पास आउट होता है, कि जब वो जनरल मीटिंग में पास आउट करते हैं ना, है ना, AGM की जो मीटिंग्स होती है उसमें पास आउट करते हैं, तो लाइबिलिटीज़ तो वो नहीं होती एग्जैक्टली, लेकिन उनको हम करंट कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ बोल सकते हैं, नॉट करंट, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि इन शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव किया होता है। इसको बैलेंस शीट में भी शो आउट नहीं करते हैं, बैलेंस शीट में शो नहीं होता है ये। ठीक है, कोई एक नोट के थ्रू शो करते हैं हम इसको, प्रपोज डिविडेंड को। और फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 104 क्वेश्चन क्या है, विच सोर्स डॉक्यूमेंट इज इशूड इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड द
कस्टमर डिस्काउंट। अगर क्या है, कस्टमर क्या है, गुड्स को रिटर्न कर देते हैं जो पहले से इन्वॉइस थे कस्टमर डिस्काउंट पे, तो उसको कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? देखिए, उसको किया जाता है क्रेडिट नोट। और डेबिट नोट किसको इशू किया जाता है? डेबिट नोट उनको इशू किया जाता है जब बायर डेबिट कर देते हैं, है ना, परचेज रिटर्न जो होता है बायर के द्वारा, तब हमें डेबिट नोट इशू करते हैं। कैश वाउचर क्या है? जब कैश ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हो, है ना। और क्रेडिट वाउचर क्या है कि इंटरनली रिकॉर्डिंग के लिए होता है, ना कि कस्टमर्स को इशू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंस लिमिटेड वांट्स टू प्रिपेयर इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहता है। उसने क्या इक्विपमेंट सोल्ड कर दिया, बुक वैल्यू 60,000 का और गेन करा उसने 8,000 का। तो द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो क्या होगी? देखिए, 60,000 है, उसकी बुक वैल्यू थी, 8,000 का गेन हो गया, तो कितनी हो जाएगी? 68,000 होगी। लेकिन मुझे नहीं पता एस्टेट ने की जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें इसको ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप करा है, कैसे ड्रॉप करा है, वो तो ब्राह्म जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रामा लिमिटेड ने क्या फोर फीचर करे 40 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 40 शेयर्स थे, उनको क्या कर दिया? फोर फीचर कर दिया उन्होंने, ठीक है। और 7 कितने थे? कॉल्ड अप थे, 7 कॉल्ड अप थे। उन्होंने 40 शेयर्स को फोरफिटर करे, फोरफिच करे, 10 ईच के थे, लेकिन 7 उनको कॉल्ड अप मिला है। एंड द शेयर होल्डर हैड पेड 5 शेयर्स ऑफ दिस। देखिए, 7 कॉल्ड अप हुआ है, तो शेयर कैपिटल में हमारी कितनी अमाउंट जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारी कितनी अमाउंट जाएगी? 40 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा, है ना। शेयर फॉरफीचर में कितनी जाएगी? 2 शेयर फॉरफीचर में कितनी अमाउंट जाएगी? 40 शेयर्स है और शेयर होल्डर ने कितनी पेमेंट करी है? 5 की करी है, तो कितनी अमाउंट जाएगी? 40 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, है ना। 200 चली जाएगी, बाकी बचा हुआ किस में चले जाएगा? कॉल इन एरियर में चला जाएगा, है ना, 80 रुपीज़। अब बात आती है कि उन्होंने री इशू करा है। उन्होंने क्या करा? री इशू जब करा ना, जब उन्होंने री इशू करा तो उन्होंने क्या कर दिया कि 30 शेयर इन्होंने री इशू करे हैं, ठीक है। और वो भी 6 पे कर दिए। 7 तो कॉल्ड अप ही थी, कॉल्ड अप कितनी थी? 7 थी। उन्होंने कितने पे कराया? 6 पे कराया, तो एक का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। 30 शेयर्स री इशू करे हैं और एक का डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब भी हमें ऐसी अमाउंट निकालनी होती है कि फोर फीचर होता है, फोर फीचर की अमाउंट निकालनी होती है री इशू वालों पे, तो क्या फॉर्मूला होता है कि जो भी शेयर फोर फीचर अमाउंट होती है वो फोर फीचर की अमाउंट इनटू में हम क्या करते हैं, जितने भी हम री इशू करते हैं शेयर्स, वो अपॉन में क्या आ जाता है? हमारा एक्चुअल शेयर्स जो है, एक्चुअल शेयर्स जो हमने फॉरफिट करे थे वो, तो क्या अमाउंट आ जाएगी हमारी? 200 हमने फोर फीचर से लिए थे और 30 री इशू करे हैं और 40 एक्चुअल हैं, कितनी आ जाएगी? 1500 आ जाएगी, है ना। सॉरी, 150 आ जाएगी। 150 में से 150 अमाउंट हमको रिसीव उसको होनी थी और 30 का उसको डिस्काउंट हो गया, कितना बचा? 120। तो उसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन लगा लीजिए, या इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं। और बच्चों को थोड़ा सा समझ ना आ रहा तो एक्यूमुलेशन और रिजर्व एक ही बात होती है। तो उसमें कितनी अमाउंट जाएगी? 120 रुपए जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजंस। प्रोविजंस के लिए क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? क्या ये नॉन लाइबिलिटी से क्रिएट होते हैं? रुकिए, इट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट्स, इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सम आर ऑल्सो मैंडेटरी, कुछ इसमें से मैंडेटरी होते हैं, या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए नहीं होता, हम फिर सिर्फ किसके लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में हमको एक टाइप ऑफ रिजर्व होता है। एक्चुअल रिजर्व तो नहीं है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि प्रॉफिट से निकाला हुआ ऐसा अमाउंट जो हम फ्यूचर के लॉसेस के लिए मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी है कि इसको लॉ के अंदर बनाना, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बनाती है कंपनी। टैक्सेबल प्रॉफिट्स भी रिड्यूस होते हैं, चार्ज भी होते हैं। तो प्रोविजन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपको समझने में हेल्प होगी। प्रोविजंस क्या है? एक अमाउंट है जो प्रॉफिट से हम अलग करके निकालते हैं। बिजनेस क्या है? उसको यूज़ करता है लाइबिलिटीज़ के लिए, कोई भी एक्सपेक्टेड उसको लॉस हो जाए फ्यूचर में उसके लिए। ये सिर्फ एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती। हम लेके चलते हैं कि हाँ भी इतना लॉस होगा, ठीक है। पर्पस क्या होता है बनाने का? कि मैच करना एक्सपेंसेस को रेवेन्यूज के साथ में, ठीक है, जिसको हम अकाउंटिंग मैचिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। शो करना ट्रू और फेयर पिक्चर को, प्रिपेयर करना फ्यूचर ऑब्लिगेशन और लॉसेस को। 4 तरह के होते हैं, मैंने 4 तरह के इंक्लूड करा, हो सकता है और भी हो, मतलब कि आ जाते हैं। मेनली कुछ पॉइंट्स मैंने इंक्लूड करे हैं, जैसे डाउटफुल डेट्स किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? बैड डेट्स के लिए, है ना। टैक्स किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है वो इनकम टैक्स लाइबिलिटी के होते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन जो होता है वो रिड्यूस करने के लिए होता है एसेट वैल्यू को। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो होता है वो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट अलाउ जो हम करते हैं कस्टमर्स के लिए, उसके ऊपर ये होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है? रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ विच कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है। वाइंडिंग अप के टाइम पे ही वो बनाई जाती है, ठीक है, उसके लिए ही होती है। तो इशूड कैपिटल पे होती है, तो इशू तो हम शुरुआत में ही कर देते हैं। ऑथराइज्ड पे होती है, पेड अप पे होती है, या सब्सक्राइब पे होती है। तो ये होती है सब्सक्राइब कैपिटल के ऊपर। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? हमारी अनकॉल्ड कैपिटल होती है। इसको हमारा एक और क्या नाम है, ये एक अनकॉल्ड कैपिटल होती है, ठीक है। ये ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कब कॉल्ड अप होती है? लाइव, जब वाउंड अप हो रही होती है ना, कंपनी खत्म होने वाली थी, तब होती है। और दूसरा क्या, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है? जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है ना, इसका जो अनकॉल्ड पोर्शन है ना, उससे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन 109, आर द कस्टम्स यूजेज और प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स। तो वो क्या है, जो कस्टम है, यूजेस है, प्रैक्टिसेस है, क्या किस में आते हैं वो? एज ए गाइड ऑफ प्रिपरेशन, जो हमें हेल्प करते हैं गाइड करने के लिए इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हम ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को ही हम क्या बोलते हैं कि वो कस्टम्स है, यूजेज और प्रैक्टिसेस होती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये प्रिंसिपल्स तो क्या होते हैं? ब्रॉड एंड रूल्स होते हैं जो गवर्न्स करते हैं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये रिटर्न रूल्स लगा लो या फॉर्मल सिस्टम लगा लो, जो भी होते हैं ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का देखिए यहाँ पे भी जिक्र आया है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? बेसिक अजम्पशंस होती है, जैसे कि गोइंग कंसर्न है, एक्रूअल है, कंसिस्टेंसी है, ऐसे वाले, ठीक है। Next question is 110. A gross profit ratio achieved by an organization compared to that of a country's average indicates the organization's successful attempt to produce at relative lower cost. मतलब कि उसकी कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है। सक्सेसफुल अटेम्प्ट है उसका कि वो रेशो, क्या रेशो है उसका जो उसकी कॉस्ट कम आ रही है। कॉस्ट कम आ रही तो रेशो क्या होगा? हाई होगा, तभी तो कॉस्ट उसकी कम आएगी ना। अगर लो होगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, है ना। तो ये वाली चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। देखिए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट किसको बोलते हैं? ये लेजर को ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट्स जब हम इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल पार्टनर्स हैं ABC, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका क्या है? 3:2:1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए वहीं से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारे क्या है? पार्टनर्स है A, B और C, ठीक है। उसका रेशो क्या है? 3:2:1 है, ठीक है। डी को एडमिट कर लिया, एंड इट इज एग्रीड दैट अमंग द पार्टनर दैट न्यू रेशियो बिटवीन C एंड D क्या होगा? सेम होगा। अब न्यू रेशियो क्या होगा? इन्होंने क्या माना है? जो C एंड D का रेशियो है वो क्या होगा? A और B के रेशियो के इक्वल होगा। फर्दर रिलेटिव रेशियो ऑफ ABC विल रिमेन अनचेंज। जो रिलेटिव रेशियो है ये 3:2:1 वाला, ये चेंज नहीं होगा। तो A और B का क्या रेशियो रहेगा? 3:2 ही रहेगा। तो C और D का क्या हो गया? 3:2 हो गया। पहले C का कितना था? 1 था। अब C का कितना है? 3 है। 3 कैसे हो गया? 3 गुना हो गया ना। तो ऐसे ही हम A और B को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारा न्यू रेशियो क्या निकल जाएगा? A को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा? 3 3 9। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 2 3 6। यहाँ पे 3 है और ये 2 हो जाएगा, तो 9 6 3 2 एक ही ऑप्शन में है, करेक्ट है ना। वैसे तो आपको इतना ना भी निकालते तो भी निकल जाता कि जब इन्होंने यहाँ पे बोला ना कि रिलेटिव रेशो चेंज नहीं होगा और उनका वही रेशो हो जाएगा जो A और B का है, तो हम यहीं से भी देख लेते ना कि A और B का तो 3:2 है, लास्ट में 3:2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वन in case of dishonor or check, discount received, discount allowed and cancellation of discount received और discount allowed are recorded through। इतनी सारी ट्रांजेक्शन एक ही बार में हम कर रहे हैं, किस में करेंगे? वेरी इजी, जनरल प्रॉपर में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ MOA। MOA का क्या रोल होता है कंपनी के अंदर? क्या रोल होता है? इट आउटलाइन द कंपनीज इंटरनल रूल। रूल कौन आउटलाइन करता है? रूल कौन करता है? हमारा AOA के अंदर रूल्स होते हैं, है ना। चार्टर ऑफ द कंपनी काम करता है, डिफाइन करता है रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज। रुकिए,
इट सर्टिफाइज द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन को सर्टिफाई करने का काम एमओए करता है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का काम होता है ना। इट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, ये नहीं है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये क्या है? चार्टर है कंपनी, इसका कंपनी का चार्टर होता है जो बाहरी दुनिया के साथ उसके संबंधों और उसकी गतिविधियों के दायरे को प्रभाषित करता है। ठीक है, ये स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को भी डिफाइन करता है, पावर्स को भी करता है, रिलेशनशिप भी बताता है बाकी बाहरी दुनिया के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ABC पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट रेशो, क्या रेशो है इनका? 7:5:9। चलिए लिख लेते हैं। ABC का क्या है? 7 है, 5 है, 4 है। ठीक है, C मर जाता है, C डाइड, सॉरी मतलब C की मृत्यु हो जाती है 30 जून 2022 को। और प्रॉफिट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर ये क्या है हमारे? 24,000 हैं। हाउ मच शेयर ऑफ पीरियड, जो भी पीरियड है इसमें C का क्या रेशो होने वाला है? बहुत ईजी है, देखिए प्रॉफिट्स हमारे कितने हैं? 24,000 है। अप्रैल से जून तक कितने महीने हो जाएंगे? अप्रैल है, मई है, जून है, कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए, है ना। तो 24,000 में से 3 महीने के लिए C का क्या रेशो है? 4 रेशो है। और 7 और 5 12, 12 और 4 16, तो 4/16 हो जाएगा, है ना। तो 12 दूनी 24 और 2 8 16 और 4 दूनी 8 और इधर कितना बच गया था? 1000 था ना, तो 2 से इसको क्या कर देंगे? 2 पंजे 10 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो मतलब 5 दिए 1500, 1500 निकल गया भाई। मोस्ट इजी क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 116 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? रेशियो एनालिसिस का हमें बताना है। क्या वो ट्रेंड्स को एक्सप्रेस करते हैं? हाँ जी। चेंज हमें बताते हैं, पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, चेंज भी बताते हैं, ट्रेंड्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। और इंटर फर्म के कंपैरिजन के लिए तो मोस्ट यूजफुल है। तो डायरेक्शन को, इफेक्टिव डायरेक्शन की बात नहीं करता है कि डायरेक्शन नहीं देता है हमें रेशियो एनालिसिस, हमें चेंजेस के बारे में बताता है, ट्रेंड्स के बारे में बताता है। रेशियो एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर फाइनेंशियल फिगर्स का। इवेलुएट करते हैं हम फर्म की परफॉर्मेंस को, लिक्विडिटी को, सोल्वेंसी को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये ही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनालाइज करना, एक्सप्रेस करना ट्रेंड्स को, चेंजेस को शो करना, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म और कंपैरिजन करना और डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117। इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट any information, suppresses any material information of which he is aware of any of the documents filed with the registrar in relation to the registration of the company, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी गलत इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको पता है, वो क्या अवेयर है, तो वो क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है ना। तो फ्रॉड के केस की बात कर रहे हैं हम, तो वो पनिशेबल कौन से एक्ट के अंदर होगा? कौन से एक्ट में पनिशेबल होगा? वो होगा 44775, इस एक्ट के तहत क्या है वो पनिशेबल होगा। ठीक है, ये जो एक्ट 45775 जो है, ये एक्ट क्या बताता है हमें? पावर्स बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, और जो 447 और 457 है 6 का 4, ये दोनों क्या है? एक्ट बताते हैं हमें एमओए और एओए के बारे में। ठीक है, ये कुछ ऐसे न्यू एक्ट्स आ जाते हैं मतलब, तो आप PYQ से उसको कर लीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा की फीचर नहीं है? देखिए, क्या ये ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग करता है? अभी कंप्यूटराइज है तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटेड तो करेगा ही, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो नहीं होएगा इसका। रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है, रिपोर्टिंग करता है, हाँ रियल टाइम भी कर देता है। एट अ टाइम पे हमको कुछ भी चाहिए तो कंप्यूटर तो हमको एट अ टाइम पे दे सकता है ना। एलिमिनेट करता है नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, क्या है वो? एलिमिनेट करता है, उसको समाप्त कर देता है या फिर उसको बढ़ावा देता है या उसको क्रिएट करता है? ये नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन विद अदर बिजनेस प्रोसेसेस भी क्या है? एक सही पॉइंट है। एलिमिनेट नहीं करता है नीड को, है ना। उसको तो नीड को जो इंटरनल कंट्रोल की जो ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से काम करता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए ये फिर से आ गया। तो आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, ये दोनों तो ज़रूर पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, किसके अंदर आती है, आप वो भी बताइए। वो मैंने बताया वो था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, फर्क भी देखना आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो क्वेश्चंस को चेकआउट करना कि क्या पूछा उन्होंने। ठीक है,
इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस और इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी हमारा हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स में वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। जो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में आता है। और जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है चेंज प्राइसेस से रिलेटेड है वो क्या है, प्राइस लेवल अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ये कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइस लेवल जो कंसेप्ट होता है उस रिलेटेड है। और इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है कि विच रेशियो इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स फंड टू टोटल फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ऑनर और टोटल फंड। देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसे ना बच्चे घबरा भी जाते हैं कुछ कि उन्होंने ऑनर फंड दे दिया। ऑनर फंड क्या होता है, हमारा शेयर होल्डर फंड जो होता है ना वही हमारा ऑनर फंड होता है, ठीक है। और जो टोटल फंड होता है ना वो टोटल एसेट्स होते हैं ना, उसी को बोलते हैं टोटल फंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना कि इक्विटी इक्वल टू क्या होता है, इक्विटी रेशो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, है ना। तो यही वाला तो फॉर्मूला है। कौन सा रेशो हो जाएगा, इक्विटी रेशो हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशो क्या है, बहुत इजी, डेट अपॉन में इक्विटी, है ना। डेट रेशो क्या है, डेट अपॉन में टोटल एसेट्स, है ना। नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है कि वो जो हम प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121। अगर आपको कहीं पे बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए ताकि मुझे समझ में आए कि कहाँ पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग क्या फॉल्स है। नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक वेंचर, हाँ जी, ये स्पेसिफिक कोई वेंचर से रिलेटेड लिमिटेड नहीं है। पार्टनरशिप तो कैसे भी कर सकते हो आप, लिमिटेड टू स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक से रिलेटेड नहीं होता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी फॉर्म के नेम के अंदर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। और कंटिन्यू होता है अगर प्रॉफिट सेकिंग इंटरप्राइजेज हो तो। 122 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन सा नहीं है। देखिए प्रोग्राम क्या है कि सिंगल यूज हो सकता है, हम कई बार क्या करते हैं एक यूज के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट भी सिंगल यूज के लिए हो सकते हैं कि कोई छोटी सी जैसे परियोजनाएं तो होती ही सिंगल यूज ही है वैसे तो। बजट क्या होता है, जैसे एनुअली प्रिपेयर कर तो सिंगल यूज के लिए कर रहे हैं ना, एक साल के लिए कर रहे हैं कि हम एक साल के हिसाब से बजट प्रिपेयर होते हैं। कुछ और भी कई बार क्या होता है और भी टर्म्स में हो जाता है। पॉलिसीज जो होती है ना वो हमारी चलती रहती है, पॉलिसीज सिंगल यूज के लिए नहीं होती, ठीक है। 123 क्या है, द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच द कंपनी चार्जेस द सेम प्राइस चार्ज करती है प्लस फ्रेट टू ऑल द कस्टमर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। अगर जब क्या है सेम प्राइस चार्ज कर रही है मतलब क्या कर रही है, सेम प्राइस का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस हो गया ना, है ना। क्या प्राइस हो गया, यूनिफॉर्म प्राइस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग होगी। देखिए बस क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे। सेम दे दिया, किसी ने इसको कैच कर लिया कि हाँ यूनिफॉर्म है तो उसको समझ में आ जाएगा, वरना होमोजीनियस में भी फंस सकता है बच्चा, है ना, कि होमोजीनियस भी तो सेम होता है। लेकिन नहीं, होमोजीनियस जो प्राइसिंग बेस पॉइंट होता है वो बेसिक पॉइंट जो भी होते हैं ना उनके लिए वेरी करता है उनका प्राइस, ठीक है। कांस्टेंट जोन प्राइसिंग होती है तो जोन से रिलेटेड जो भी प्राइस होगा वो वेरी करेगा। डायनेमिक प्राइसिंग जो भी होती है तो उसमें क्या डिमांड होगी, हमारी टाइम हो गया, कस्टमर की प्रोफाइल होगी, अलग अलग चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, उस हिसाब से क्या होता है हमारा प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। 124 क्वेश्चन क्या है कि अंडर कंपनीज एक्ट 2013 का कंपनीज एक्ट है जो वो which section of the central government empowered to direct a company at any point of time to rectify its name if its adherence is it has been registered with the name which is identical to or too nearly resembles the name of the existing company whether registered under this act of the previous or the previous company law। देखिए कंपनी जो एक्ट है 2013 उसके कौन से सेक्शन में हमें बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करती है कि कोई भी कंपनी ने का जैसे कि ABC कंपनी है, न्यू कंपनी नेम उन्होंने करा है, ऑलरेडी ये वाला नेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कौन सा सेक्शन है जिसमें क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को बोलती है कि आप अपना नेम चेंज कर लो या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड कि मतलब कि आपकी क्या है कि अधिकार देती है, सुधारने का अधिकार देती है। तो वो कौन सा सेक्शन होता है, तो वो होता है हमारा सेक्शन नंबर 16 जिसके अंदर हमें क्या है ये चीज़ सुधारने का अधिकार मिलता है। बाकी सेक्शंस क्या होते हैं, सेक्शन 18 क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी के साथ में डील करता है। सेक्शन 4 क्या नेम ऑफ द कंपनी के साथ डील करता है और MOA के भी कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं। और सेक्शन 1 में क्या होता है, शॉर्ट टाइटल के साथ में डील करता है, ठीक है। सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है ना ये क्या करता है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू डायरेक्ट द कंपनी और रेक्टिफाई करना उसके नेम को।
ये फाउंड होता है दैट द नेम इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रीअसेंबल्स, की क्या कई बार क्या होता है कि नेम क्या होता है मैच आउट हो जाता है, सेम ना हो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्जर शेयर ऑफ वन और अ फ्यू सेगमेंट, जहाँ पर फ्यू सेगमेंट की बात करी हो कि कोई भी एक बड़ी मार्केट फर्म है उसकी एक लार्जर शेयर या फिर फ्यू सेगमेंट, जहाँ पर भी फ्यू सेगमेंट आ जाए वहाँ पे आप क्या चल जाए नाइश, मैं तो इसको निश बोल दो या नाइश बोल दो, आप ये बोल सकते हो, ये निश मार्केटिंग, ठीक है। इसके अंदर चल जाता है आला विपणन, आला विपणन के अंदर। डिफ्रेंशिएटेड मार्केट क्या होती है, डिफ्रेंशिएटेड मार्केट क्या होती है कि मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स होती है, मल्टीपल मार्केटिंग मिक्सेस होता है, तो वो क्या होती है डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग होती है। अनडिफ्रेंशिएटेड क्या होगी, मतलब कि एंटायर को सिंगल लेके चल रहे हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड है ना। अनकंसिडरेटेड क्या होती है, ये कोई एक टर्म नहीं होती, असंकेंद्रित नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये टर्म्स 126 क्वेश्चन है, असेंडर्स मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट इट विल बी सीन मोर फेवरेबल बाय द रिसीवर, ज़्यादा फेवरेबल हो, मैनिपुलेट कर रहे हो आप इन्फॉर्मेशन को, मैनिपुलेशन करना, हेरा फेरी करना, तो वो क्या होगा छनन होगा या फिर हमारा फिल्ट्रेशन का आएगा, ठीक है। देखिए लाइंग तो क्या हो गया कि आप झूठ ही बोल रहे हो, तो मैनिपुलेशन नहीं होता, वो तो क्या होता है आप गलत ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, है ना। कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन क्या हो जाएगा कि आप कम्युनिकेट को उसको बढ़ा के बात कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो है उससे एक्सेस दे रहे हो, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बचा हमारे पास फिल्टरिंग का। 127 क्या है कि एज पर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी द प्रोबेबिलिटी परसीव्ड बाय द इंडिविजुअल दैट एक्सर्टिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं उस परफॉर्मेंस को, उसको हम एफर्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड बोलते हैं, रिवॉर्ड पर्सोनल बोलते हैं, या फिर एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप बोलते हैं। देखिए एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जहाँ पर क्या है कि एफर्ट हमारी परफॉर्मेंस को लीड कर रहा है, एफर्ट से हम परफॉर्मेंस को लीड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एफर्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें क्या होती हैं परफॉर्मेंस, देखिए ये इसकी थ्योरी के अंदर आता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है व्रूम ने दी थी उसकी थ्योरी के अंदर आता है। एक चीज़ उन्होंने बताई है कि मोटिवेशन क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेंसी इंटू में इंस्ट्रूमेंटेलिटी और इंटू में बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी को क्या माना उन्होंने, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप माना है कि जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना आपको डिजायर्ड परफॉर्मेंस आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा एफर्ट लगाओगे तो अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। परफॉर्मेंस रिवार्ड की बात करो तो अच्छी परफॉर्मेंस करोगे तो आपको रिवार्ड भी मिल सकता है ना, कि इफ़ आई परफॉर्म विल आई गेट रिवॉर्डेड। हाँ जी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, और अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो हमारा पर्सनल गोल्स भी हमारे रिलेशनशिप के साथ में वो भी अचीव होंगे, है ना, उसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या होता है हमारा बैलेंस होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लो, ये वाला चीज़ भी आ सकती है आगे भी आपके एग्जाम में। एन एंटरप्रेन्योर हु लाइक्स इनोवेशन, जिसको इनोवेशन पसंद है, क्रिएटिव है जो, है ना, एंड एंजॉय वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और क्रिएटिव। देखिए न्यू भी है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, तो वो क्या होता है, वो हमारा एक ही ऑप्शन है, आइडियलिस्टिक होता है। ऑप्टिमाइजर क्या होता है, कुछ चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहा है, मतलब कि उसको इम्प्रूव कर रहा है, जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें होती है उसको इनोवेट नहीं कर रहे हैं। एनालिस्ट क्या होता है कि हम केयरफुली एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हमने सही करा है, सही नहीं करा, एफिशिएंसी सही है नहीं सही है, ठीक है। फायर बॉल क्या है कि वो हाई एनर्जी वाले होते हैं, इसका क्वेश्चन आ सकता है। फायर बॉल क्या होते हैं, हाई एनर्जी वाले होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो वो फायर बॉल वाले इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ओके। 129 क्वेश्चन, अ रनर अप फर्म दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं रनर अप फर्म को, जो क्या फाइट कर रही है हार्ड इंक्रीज करने के लिए अपने मार्केट शेयर को, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, आप चैलेंज कर रहे हो ना, तो मार्केट चैलेंजर हो गया। मार्केट फॉलोवर क्या होता है, देखिए मार्केट फॉलोवर क्या होता है, जो लीडर को फॉलो करके चल रहा है, जो भी लीडिंग फर्म है उसको फॉलो करके चल रहे हो तो आप मार्केट फॉलोवर हो गए। चैलेंजर क्या हुआ कि आप क्या है रनर फर्म को ट्राई कर रहे हो इंक्रीज करना अपने मार्केट शेयर्स को, ठीक है। मार्केट लीडर क्या होता है, जो लीड करता है फर्म को, है ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर जिसके पास में होता है, वो क्या करता है लीड करता है। मार्केट निशर क्या होता है, जब जो क्या है स्मॉल फर्म्स जो होगी स्पेशलाइज सेगमेंट की, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन करा हुआ है, तो ये देखिए नाइश मार्केटिंग का ये भी कंसेप्ट भी इसी पेपर में 2 बार रिपीट हो चुका है ना। 130th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्स, कौन सा इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्स नहीं है। कौन सा इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्स नहीं है, तो वो हमारा एम्प्लॉय रेफरल्स है, प्रमोशन है,
एम्प्लॉय रिकमेंडेशन है या फिर एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है। देखिए एम्प्लॉय रेफरल तो क्या होता है, इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्स होता है कि अंदर उन्हें क्या करते हैं हम एम्प्लॉय का रेफरल हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। आंसर की में इन दोनों को मान के चला है। वैसे एम्प्लॉय रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो हो भी सकती है नहीं भी, इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्स इसको हम मान भी सकते हैं नहीं भी, वो आपके ऊपर बेस्ड है कि आप इसको क्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही हो सकता है। और एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म्स, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन मॉडल ऑफ बिजनेस बायर बिहेवियर प्रोडक्ट एंड सर्विस चॉइस कम्स अंडर, किसके अंदर आता है? जो बायर का क्या है बिहेवियर, क्या है प्रोडक्ट के लिए और सर्विस के लिए, तो वो बायर का क्या होगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, है ना। जो बायर रिस्पॉन्स होता है ये क्या मॉडल होता है बिजनेस बायर बिहेवियर का, उसके अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, बायर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बाइंग सिचुएशन हो गया, बायर का रिस्पॉन्स हो गया, है ना। तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या देखते हैं हम कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है ना। ये ऐसे ऐसे हम देख के चलते हैं। जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी पॉलिसीज कैसी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है बाइंग फर्म का, वो देखते हैं। जो बाइंग सिचुएशन होती है उसमें हम क्या देखते हैं, अर्जेंसी है, परचेज टाइप कैसा है, न्यू है, मॉडिफाइड है, रूटीन है, कैसा है, ठीक है। और जो बायर रिस्पॉन्स होते हैं ना उसके अंदर ये 4 पॉइंट्स आते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस चॉइस क्या है, सप्लायर सिलेक्शन कैसा होता है, ऑर्डर क्वांटिटी और पेमेंट टर्म्स है, ठीक है। ये चारों चीज़ें क्या होती है हमारे बायर रिस्पॉन्स के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी फ्यूल वॉज, हेनरी फ्यूल क्या है? हेनरी फ्यूल क्या है हमारा कि वो जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट है, फ्रेंच है, जर्मन सोशलिस्ट है और इंडियन सोशलिस्ट है, इंडियन सोशलिस्ट है। देखिए हेनरी फ्यूल जो है हमारा वो क्या है, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। वेट अ मिनट, सॉरी। हाँ, हेनरी फ्यूल क्या है हमारा फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट है। हेनरी फ्यूल ने क्या है हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए इन्होंने, क्या है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ वो भी दिए कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, वो भी दिए इन्होंने। और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए। इनसे भी क्वेश्चन आता है, आप ये वाली चीज़ें भी याद करके चलना, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आता है कि क्या प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। तो क्या क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेशन है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, है ना। तो ये सारे पॉइंट ओके। इनिशिएटिव और स्पिरिट डे कॉप्स, ठीक है। 133rd क्वेश्चन क्या है कि अ लीडरशिप स्टाइल मार्क्ड बाय गोइंग बियॉन्ड द leaders on self-interest and instead focusing on opportunities to help followers grow and develop। देखिए कि जब लीडरशिप स्टाइल क्या होता है कि जब खुद का इंटरेस्ट की बजाय, सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय वो क्या करता है, फॉलोवर्स के लिए ज़्यादा सोचता है, ठीक है, फॉलोवर्स के लिए ज़्यादा सोचता है। तो वो कौन सा होता है कि वो सर्व कर रहा है ना अपनी अपना अपनी तरफ से वो बेस्ट सर्व कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्वेंट लीडरशिप हो जाएगा। चैरिस्मेटिक लीडरशिप कौन सा होता है, आकर्षक कौन सा होता है, जो खुद के लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा हो, एक्टिव हो, मतलब कि पर्सनल चार्म हो, उसका पर्सनल विजन हो, इंस्पिरेशन हो। ये फॉलोवर्स की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता है। सोशलाइज्ड क्या होगा, जो वैल्यूज़ और सोशल गुड्स पे फोकस करता है, ठीक है। सिचुएशनल के अंदर क्या आता है कि अडेप्ट करता है स्टाइल का फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो लीडरशिप को वो करता है, अडॉप्ट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 134, इन विच बिजनेस इथोज प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस्ड बाय इंडियन कंपनीज एंड इंडिविजुअल इज ट्रेंड इन सच अ वे दैट अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रिक्शंस। कि फ्रिक्शंस और कन्फ्लिक्ट्स को हम अवॉइड करने की किस में बात करते हैं? देखिए पीस में तो किसकी बात करेंगे, पीस की बात करेंगे। हारमोनी में क्या है कि एकता की बात करें, तो हारमोनी में ही हम क्या करेंगे, सद्भाव का सिद्धांत की जो हम बात करेंगे उसमें हम क्या कन्फ्लिक्ट्स और फ्रिक्शंस को रिमूव करने की बात करेंगे। अगर हम नॉन वायलेंस की, कई बार के बच्चे क्या है इसको नॉन वायलेंस से भी कर लेते हैं। नॉन वायलेंस में कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की बात नहीं करते हैं। नॉन वायलेंस में हम क्या करते हैं, किसी को हार्म ना करें, ठीक है, किसी को हार्म ना करें उसकी बात करते हैं। कन्फ्लिक्ट की बात हारमोनी में की जाती है। सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अपना कलेक्टिव इंटरेस्ट पे फोकस करना, ना कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट पे, मतलब कि चाहे वो पूरी टीम हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट पे फोकस होता है बजाय कि सिंगल के। एडी मॉडल के अंदर ए क्या है,
ए क्या अपॉइंटमेंट है, अलर्ट है, अल्टरनेटिव है, एनालाइज है इसके अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, एनालाइज, डिफाइन, एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवेलुएट। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो सर्विस कॉमर्शियल पर्पज के लिए ले रहा है, जी नहीं, कॉमर्शियल पर्पज के लिए नहीं लेता कंज्यूमर। टू अवेल सर्विस फ्री ऑफ चार्जेस, नहीं, जी नहीं, वो चार्जेस की पेमेंट करता है। हु अवेल सर्विस अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जी नहीं। हु हायर एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, यस, कंसिडरेशन के लिए कोई सर्विस जो हायर करता है और जो क्या पार्टली पेड होती है, तो वो होता है हमारा कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, फेस टू फेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, हाई चैनल रिचनेस हो रहा है भाई, फीडबैक को फैसिलिटेट तो कर रहा है, लेकिन ये क्या है, हाई चैनल रिचनेस है, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट, पब्लिक कंपनी में भी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज, कोई भी लॉफुल पर्पज के लिए हो सकती है, तो उसके कितने कितने मतलब क्या है कि मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए, कितने चाहिए आपको, 7 चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। प्राइवेट के लिए कितने चाहिए, 2 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं। पब्लिक में 7 कम से कम और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एक और चीज़ क्या होती है, प्लस पॉइंट क्या होता है इसका, कि पब्लिक से इनवाइट कर सकते हैं वो, ठीक है, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे प्राइवेट कंपनी का पूछ सकते हैं। द इंटरव्यू इन विच कैंडिडेट आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे एक्चुअली हैंडल अ गिवन सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे, मतलब कैसे बिहेव करेंगे उसमें, है ना। स्ट्रेस इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको स्ट्रेस कर दिया जाता है कि मतलब कि आप कैसे प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, है ना, तो वो होता है स्ट्रेस इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब कि कोई भी फिक्स्ड ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता है, इनफॉर्मली होता है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा कन्वर्सेशनल होता है। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, फॉर्मल होता है, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और सेम क्वेश्चन जैसे उनसे पूछे जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा हमारा। ये कुछ टाइप्स हैं इंटरव्यू के। 140th क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम्स दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल्स इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। देखिए प्रोडक्ट लाइन है और उसके सारे आइटम्स है, तो क्या क्या होगा फिर इसके अंदर हमारा, प्रोडक्ट मिक्स होगा ना, है ना। बाकी चीज़ें क्या है इसके अंदर कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स में हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं, 4 पीस पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो कंपनी यूज़ करती है अपनी मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट को इफेक्टिवली, ठीक है। मार्केट पोर्टफोलियो क्या है कि एक कलेक्शन होना डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का, जो भी कंपनी हेल्ड करती है, जैसे BCG मैट्रिक्स हो गया, मोस्टली ये वाला यूज़ किया जाता है कंपनीज के द्वारा। प्रोडक्ट लेंथ क्या होती है कि कितने सारे नंबर ऑफ आइटम्स है कंपनी के अंदर एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर, वो क्या हमारी प्रोडक्ट लेंथ होती है। प्रोडक्ट मिक्स जो हमने पढ़ाई है कि सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो भी कंपनी ऑफर करती है, चाहे वो उसकी प्रोडक्ट लाइन हो, विड्थ हो, लेंथ हो, डेप्थ हो, कंसिस्टेंसी हो, सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग क्या है, बजट किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, इज विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, बजट किसके लिए प्रिपेयर करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट के लिए ना, कि हमारा पैसा हम कहाँ लगाएंगे, वो ही तो हमारा कैपिटल बस्टिंग होता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा, ठीक है। Under Consumer Protection Act 2019, which section empowers the central government to establish a central consumer protection authority to be known as the central authority to regulate matters relating to violation of rights of the consumers? तो वो कौन सी होती है, देखिए सेक्शन 10 में होता है, 11 में होता है, 13 में होता है, 16 में होता है। तो जो हम CCPA अथॉरिटी जो हम बनाते हैं वो सेक्शन 10 के तहत बनाते हैं, ठीक है। किसके तहत बनाते हैं, सेक्शन 10 के तहत बनाते हैं। सेक्शन 10 में क्या होता है, हम CCPA को बनाते हैं। CCPA का क्या काम होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्या करती है ये, रिलेटिंग मैटर्स चेकआउट करती है, मिसलीड तो नहीं कर रहा है एडवर्टाइजमेंट, उसको चेकआउट करती है, कंज्यूमर को वॉयलेट तो नहीं कर रहे कुछ चीज़ें, ठीक है। सेक्शन 11 में क्या होता है कि हम कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि CCPA की कंपोजिशन कैसे हुई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, ठीक है। पावर्स क्या है सेंट्रल अथॉरिटीज़ को, वो सेक्शन 13 में देखते हैं, और रिकॉल करना गुड्स को, रिफंड को, डिसकंटिन्यूशन करना, वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। आई विश आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म अबाउट दैट थिंग, ठीक है। I will try to improve that thing from my next videos. The view that we can learn through both observation and direct experience, जो हम क्या ऑब्जर्व करके देख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से देख रहे हैं, लोगों से मिल के सीख रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सोशल लर्निंग हो जाएगा,
है ना, वेरी इजी। इक्विटी लर्निंग क्या होता है, देखिए फेयरनेस से रिलेटेड, इक्विटी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ चीज़ फेयर है, इक्विटी है तो वो फेयर होगी, मोटिवेशन होगी, ठीक है। देखिए जो ये गैलेटिया इफेक्ट जो होता है लर्निंग का, गैलेटिया इफेक्ट लर्निंग क्या होती है, ये सेल्फ एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होती है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो होती है हमारी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है, वो हमारा क्या गैलेटिया इफेक्ट होता है। सेल्फ एफिकेसी की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है कि खुद की कितनी एबिलिटी है कोई भी पर्सन की, जो कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसका कितना बिलीव है कि वो कितना एबल है उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो साइन ऑन। देखिए जिसको पता था उसको पता था, जिसको नहीं पता तो उसको नहीं पता। ये कब थी, 20 मार्च 1883। आगे से आप इस चीज़ को याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो भी है उसका कौन सा पिक्चर नहीं है, जो स्पेशलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फॉर्मल सिलेक्शन, इम्पर्सनैलिटी। देखिए अभी हमने 5 मिनट पहले पढ़ा ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं। किसके प्रिंसिपल्स है, जो हमारे फ्योल ने दिए ना, वो वाले प्रिंसिपल्स है ये। तो ये इसका फीचर नहीं है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर के कौन कौन से फीचर है, जॉब स्पेशलाइजेशन होती है। जॉब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन से ही आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी हम स्पेसिफिक जॉब के बारे में बात करते हैं ना, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, हर स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से क्या होता है, रोल असाइन होता है। अगर फॉर्मल सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयज़ क्या है, मेरिट बेस पे, उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे क्या होता है, उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। इम्पर्सनैलिटी की बात करें तो बिना फेवरेटिज्म के, कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, उसके बिना क्या होता है, डिसीजंस और रूल अप्लाइड होते हैं। 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, हियरार्की ऑफ अथॉरिटी। हियरार्की ऑफ अथॉरिटी क्या है, क्लियर चेन होती है कमांड की। और रूल और रेगुलेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होते हैं कि जिनको फॉलो करना ही करना होता है। 146 क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट स्टेप क्या है सिलेक्शन का, वेरी इजी, स्क्रीनिंग होता है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग के बाद में क्या होगा, टेस्टिंग होगा, इंटरव्यू होगा, रेफरेंस चेक होगा, मेडिकल चेकअप होगा, फाइनेंशियल सिलेक्शन होगा, और फिर इंडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को और उसके रोल को। 147 क्या है, विच इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इज यूजली फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 2 फैक्टर मॉडल। 2 फैक्टर मॉडल के लिए कौन सी होती है, देखिए 2 फैक्टर मॉडल के लिए होती है हमारी हेक्सचर ऑलिन थ्योरी होती है। मर्केंटिलिज्म थ्योरी हमें क्या बताती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज हमें क्या बताती है कि वही गुड्स प्रोड्यूस करो जो मोस्ट इफ एफिशिएंटली हो, है ना, मोस्ट एफिशिएंट हो उसको प्रोड्यूस करो। थ्योरी एडवांटेज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाली हमें क्या बताती है कि कंट्री को कोई भी कंट्री है उसको वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, लोअर हो, ठीक है। तो जो 2 फैक्टर की थ्योरी होती है वो कौन सी है, हेक्सचर ऑलिन की थ्योरी है, जिसमें हम क्या करते हैं, उन गुड्स को एक्सपोर्ट करो जो अबेंडेंट फैक्टर्स हैं और इम्पोर्ट करो जो हमारे पास कम है। जिन चीज़ की कमी है उनको इंपोर्ट कर लो, ज़्यादा है उसको एक्सपोर्ट कर दो। 148 में क्या है, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब इतने क्वेश्चंस में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, देखिए इन्होंने क्या पूछा कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मास्टर डाटा। तो मतलब कि क्या आती है कि एक नॉन मास्टर है ना, तो दूसरा क्या होगा, फिर मास्टर होगा, है ना। एक नॉन मास्टर डाटा है तो दूसरा मास्टर डाटा है। तो हमें बताना है कि उसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। एज है, लाइक डिसलाइक है, वेट है, ब्लड ग्रुप है। देखिए नॉन मास्टर मास्टर डाटा क्या होता है उससे आपको सही से समझ में आएगा। नॉन मास्टर डाटा क्या होता है, वो डाटा जिसको हम क्या करते हैं, जो मैनिपुलेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। जो फ्रिक्वेंटली उसकी चेंजेज होती रहती है, जनरेट होते हैं ट्रांजेक्शन से, है ना। तो वो क्या गया, हमारी एज चेंज होती है, हमारी पसंद नापसंद भी बदलती रहती है, आज कुछ ही पसंद है, कुछ कल कुछ और पसंद होगा। वेट है, कल कुछ और पसंद होगा, इन द सेंस कि मतलब कि आज हमारी चॉइस कपड़ों को लेके या फिर आप लगा लीजिए कहीं घूमने को लेके, कुछ काम करने को लेके है, वही वाली चीज़ें और कुछ नहीं है, ठीक है। डाटा दैट चेंजेस फ्रिक्वेंटली एंड इज जनरेटेड बाय ट्रांजेक्शंस। हाँ जी बिल्कुल सही है। और मास्टर डाटा कौन सा होता है, जो परमानेंट होता है, फिक्स्ड होता है। देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुप है, एक बार जो खून आ गया हमारा वही रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजेक्शनल लीडर। ट्रांजेक्शन लीडर का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है,
कंटिंजेंट, रिवॉर्ड, लेसिस फेयर, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शनल लीडर होता कौन सा है। वो लीडर होता है कि जिसको, वैसे तो इन्होंने हिंदी में जो दिया ना, जो थोड़ा कैचिंग पावर वाले बच्चे हैं उसको इससे समझ में आएगा, लेन देन की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं कि लीडर क्या है कि कुछ ले दे के काम करवाना चाहता है ना। तो जो रिवॉर्ड दे के उसको अपने आप को मोटिवेट करके, है ना, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से जो काम करवाना चाहता है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शनल लीडर होता है। फोकस होता है इसका टास्क कंप्लीशन पे, रूल्स पे, स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर पे। की फीचर्स कौन कौन से होते हैं कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। रिवॉर्ड पनिशमेंट से उसको काम चाहिए, कैसे भी करके दो, बस उसको काम चाहिए। क्लियर स्ट्रक्चर होता है कि रोल प्रॉपरली डिफाइंड है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पता है, हियरार्की है तुम्हारी। शॉर्ट टर्म फोकस होता है कि जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके मुझे मेरा काम कंप्लीट करके दो। अब आप लोग जितना जल्दी हो सके अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझो और बढ़िया से एक अच्छा सा अपना पेपर क्लियर करके आओ, ठीक है। तो लेसिस फेयर में भी क्या हो गया कि उसको फ्री कर दिया अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको, कि हाँ फॉलोवर्स जो भी है कि आप अपनी मर्जी से करो लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 150 का क्या है कि डिफरेंट अप्रोच डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। डिफरेंट अप्रोच जो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को बताता है वो क्या होता है, वो किर्क पैट्रिक होता है, सेंट्रलाइज होता है, ब्रिंकर हॉफ होता है, या फिर कार्ल पियर्सन वाला है। देखिए इसके अंदर आएगा किर्क पैट्रिक वाला होगा, ये मोस्ट यूजफुल मेथड है, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज है। इसके अंदर क्या आती है, 4 लेवल्स है, रिएक्शन की भी है, लर्निंग है, बिहेवियर और रिजल्ट है। रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि कैसे ट्रेनिंग फील कर रहे हैं ट्रेनिंग को, वो क्या होता है कि मतलब कि ट्रेनिंग के दौरान वो क्या सीखता है। लर्निंग में क्या आता है कि नॉलेज स्किल्स जो भी उसने गेन करी है। बिहेवियर में क्या आएगा कि चेंजेस जो भी है वर्क प्लेस में, और जो भी मतलब कि वर्क प्लेस को देख के उसमें कैसे बिहेवियर में चेंज आया वो, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा कि जितनी भी उसने ली उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमारा है किर्क पैट्रिक मॉडल। सेंट्रलाइज ट्रेनिंग मॉडल के अंदर क्या आता है कि ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग को, इवेल्युएशन नहीं होता लेकिन ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइजेशन करना हमारा सेंट्रलाइज के अंदर आता है। कार्ल पियर्सन किससे रिलेटेड है, कार्ल पियर्सन हमारा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, कोरिलेशन से रिलेटेड है ना। और ब्रिंकर हॉफ मॉडल क्या है, सक्सेस केस मेथड पे फोकस करता है, हाई इम्पैक्ट आउटकम्स को आइडेंटिफाई करना कि आप सक्सेस कितना कर पा रहे हो, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंट अप्रोच भी बोलते हैं। तो आज के हमने कर लिया 60 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया तो भी बताना, समझ में आया तो भी बताना। आई होप आप अच्छा समझे होंगे और कम से कम आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो गुड लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।